तो छात्रों स्वागत है आपका भाग 2 में। भाग 1 में मैंने स्टार्टिंग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और जो महत्वपूर्ण प्रत्येक चैप्टर के जो प्रश्न थे उनका हल शायद जो आपके बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट होते या महत्वपूर्ण थे उनको मैंने सॉल्व किया था, और आपको बताया भी था किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब चालू करते हैं आगे का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे जेनेटिक्स वंशागति एवं आनुवंशिकी। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने को आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का कि मेंडल द्वारा चयनित किए गए लक्षणों की सारणी बनाइए। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत अच्छा है कि मेंडल द्वारा चयनित किए गए लक्षणों की सारणी। तो मेंडल द्वारा जो चयनित किए गए थे उन लक्षणों की संख्या थी 7। क्या थी? मेंडल द्वारा जो लक्षण चयनित किए गए थे वो उनकी सारणी मतलब जो लक्षण की संख्या थी वो थी 7। ये वाला मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है, आप यूट्यूब की लिंक में जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेंडल द्वारा चयनित लक्षणों की वीडियो देख सकते हैं। उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उसके साथ साथ मैंने उसको बहुत अच्छे से बताया भी है कौन सा लक्षण कहाँ और कैसे उपस्थित रहता है और किस प्रकार से अपने आप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा वह है हीमोफीलिया। ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया को बिल्डर रोग कहते हैं क्यों? तो देखिए, हीमोफीलिया को बिल्डर रोग कहते हैं क्यों, इसका रीज़न ये है कि हीमोफीलिया को बिल्डर रोग इसीलिए कहा जाता है कि इससे ग्रसित व्यक्ति के शरीर में कोई भी रुधिर का थक्का नहीं जमता। ठीक है, या कह सकते हैं इससे ग्रसित रोगी के शरीर में अगर कोई चोट लग जाती है तो उसके शरीर से निरंतर खून बहता रहता है, और वह खून तब तक बहता रहता है जब तक उस रोगी की मृत्यु नहीं हो जाती। इसीलिए इस हीमोफीलिया रोग को ब्लीडर रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो हीमोफीलिया रोग है ये सबसे पहले रानी विक्टोरिया में हुआ था, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला क्रॉस है। अगर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक ऐसे सामान्य पुरुष से कराया जाता है। देखिएगा, हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक ऐसी सामान्य स्त्री से कराया जाता है। स्त्री से होता है तो उनकी संतान में इसका क्या रोग का क्या मतलब वंशागति होगी? तो देखिए, एक हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष है। चलिए इसका एक क्रॉस बनाते हैं। एक हीमोफीलिया से ग्रसित जो क्या है, एक पुरुष है, इसका क्रॉस कैसे बनाएंगे? हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष है तो इसको XY करेंगे, सामान्य आपकी स्त्री है। ठीक है, तो इसका हम क्रॉस करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे XH, दूसरी लेंगे XY। ठीक है, और इसके बाद जो लेते हैं वो हम लेंगे इन दोनों को जो है दिए गए हैं। ये मादा का युग्मक है जो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके बोर्ड्स के लिए, तो हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, इसका हम कराएंगे तो देखिए इनको हम थोड़ा अलग कलरफुल से कराते हैं, चारों को निकालेंगे। इसका देखिएगा, इसमें आएगा पहला XH। ठीक है, इसमें जो दूसरा आएगा XH क्या आएगा? X आएगा। ठीक है, तीसरे वाले से निकालेंगे, इसमें आएगा XY, और इसमें जो आएगा वो आएगा, इसमें भी आएगा XY। तो कह सकते हैं कि इसकी आने वाली संतान में जितनी भी लड़कियां होंगी इस रोग की वाहक होंगी, और जितने पुत्र होंगे वो सामान्य पुत्र होंगे। ये पुत्र जो होंगे वो इनका या स्त्री का इन रोग पर या कह सकते हैं कि इनके आने वाले बच्चों पर इस रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही इस रोग की वंशागति होगी आने वाली संतान में। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो देखिए, अब क्या है कि किसी सामान्य पुरुष का विवाह एक सामान्य पुरुष से देखिए किसी सामान्य पुरुष से एक बड़ांध रोग से ग्रसित एक ऐसी स्त्री है जिसका विवाह एक सामान्य पुरुष से कराया जाता है। ठीक है, ग्रसित है, ध्यान रखिए, ग्रसित है, वाहक नहीं है, ग्रसित है, उसके सामान्य पुरुष से कराया जाता है। तो देखिए, ग्रसित है, सीधी सी बात है,
वो बड़ान रोग से ग्रसित है, तो इसका हम क्रॉस बनाएंगे तो देखिए इसका दोनों जो क्रोमोजोम होंगे वो इससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे, मतलब क्या प्रभावी होंगे। तो इसका अगर हम क्रॉस बनाते हैं, इसका अगर हम क्रॉस बनाते हैं तो देखिए ये करके एक्स सी एक्स और एक्स वाई, एक्स वाई एक्स सी एक्स और एक्स सी वाई। तो कह सकते हैं कि इसकी सारी संतान होंगी वो इस रोग से, कोई लड़कियां इस रोग की वाहक होंगी और लड़के जो होंगे इस रोग से ग्रसित होंगे। ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन यही है वाला, ये क्वेश्चन दिए हैं, मानव पंछियों में लिंग निर्धारण। ये तो मैंने आपको पहले वीडियो में कराए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। प्रभाविता का नाम ये मैंने करा, प्रभावी या अप्रभावी किसे कहते हैं। देखिएगा ऐसे लक्षण जिन्हें हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और ऐसे लक्षण जिन्हें हम अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। ये मैंने आपको पहले डाल रखा है, आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं आगे वाले चैप्टर में इसको अच्छे से करूँगा। इसमें तो देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का वर्णन करें। तो देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को उंगली छाप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज भारत में लाला जी ने की थी। ये एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसी आधुनिक विधि है जिसके द्वारा अपराधियों को पहचाना जा सकता है, खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया जा सकता है, और भी अन्य साधनों में या अन्य क्षेत्रों में इसका बढ़ चढ़कर उपयोग किया जाता है। ऑपेरन और लैक ऑपेरन भी आपका दिया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी बोर्ड्स के लिए। ऑपेरन आप बोर्ड मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है ऑपेरन क्या है। आप देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए के महत्व को लिखिए। देखिए प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का महत्व, सीधी सी बात है, आरएनए का निर्माण जो होता है वो डीएनए द्वारा होता है या डीएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है। ये एक ऐसा पदार्थ होता है मनुष्य के अंदर जो शरीर में प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, इसीलिए आरएनए को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है आनुवांशिक कूट क्या है, देखिएगा आनुवांशिक कूट क्या है। आनुवांशिक कूट से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, कह सकते हैं कि आरएनए पर स्थित क्षारकों का वह समूह, आरएनए पर स्थित क्षारकों का वह समूह जो एमिनो अम्लों को पहचानने का कार्य करते हैं उन्हें आनुवांशिक कूट कहते हैं। डीएनए क्या है, इसकी खोज किसने की। ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिश्र ने की थी, लेकिन द्विकुंडलित मॉडल जो था वो अंग्रेजी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा जो खोज है क्या है, डीएनए की खोज होती फ्रेडरिक मिश्र, क्या है, फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। और डीएनए का डबल हेकल जो था, क्या था, जो डबल हेकल जो था वो क्या था, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, डीएनए के जो मॉडल था वो क्या था, वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा झिमझिमा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से पीडीएफ नहीं आ पाई है, मैं इसको आगे एडिट करके अच्छे से बना दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 9 देखते हैं। देखिएगा पुनर्योगी डीएनए क्या है, या पुनर्योगी डीएनए से आपका क्या तात्पर्य है, इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रक्रमों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या डीएनए पुनर्योगी डीएनए क्या है कि मानव तकनीकों के द्वारा बनाए गए उपार्जित डीएनए को ही पुनर्योगी डीएनए कहते हैं। इसमें प्रमुख 2 एंजाइम भाग लेते हैं। इसमें कौन से 2 एंजाइम लेते हैं, पहला है जो एंजाइम है पहला हमारा वो है जो है क्या नाम है, पहला वाला है हमारा अंतः प्रतिबंधन एंजाइम, दूसरा जो है लाइगेज, क्या है, लाइगेज
एंजाइम, ठीक है। अब अंतः प्रतिबंधन क्या है? अंतः प्रतिबंधन एंजाइम को डीएनए के आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है वो डीएनए को विभिन्न भागों से काटने में सहायता करता है। और लाइगेज एंजाइम को डीएनए की गोंद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाइगेज जो एंजाइम होता है वो डीएनए को चिपकाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे रासायनिक गोंद के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन दिए हमारे कि अंतः प्रतिबंधन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, प्लाज्मिड, इन सारी चीज़ों पर क्या करना है, हमें को बारे में बताना है। तो देखिए, अंतः प्रतिबंधन एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को विभिन्न क्या कहते हैं, रासायनिक खंडों पर काटने का कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, अंतः प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है आपका, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या है, ये डीएनए की कैंची के नाम से जाना जाता है, सॉरी डीएनए के गोंद के नाम से जाना जाता है। लाइगेज एंजाइम जो है वो डीएनए का गोंद भी है, ठीक है। अब प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया होता है जो कि इकोलोई नामक बैक्टीरिया से बनाया जाता है। ये विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। देखिए पीबीआर क्या है, पॉलीकार्बोनिमर रेगुलेटर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। पीबीआर 322 बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये, आप देख सकते हैं। जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी फसलों के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए? फसलों, किसके लिए है? फसलों के लिए ही ज़्यादा क्या है, प्रयुक्त है, ठीक है। बीटी फसलें क्या हैं? ऐसी फसलें जिन पर, बीटी फसलें क्या हैं, जिन पर किसी भी बाह्य इंसेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बीटी फसलें कहलाती हैं। इसमें से बीटी का पूरा नाम क्या है? बैचिलस क्या है, क्या नाम? बैचिलस थियोरोजेनेसिस, ठीक है। बीटी का पूरा नाम बैचलर थियोरोजेनेसिस। ये एक ऐसा क्रिस्टलीय पदार्थ होता है कीटों के लिए, या ऐसा विषैला पदार्थ होता है कीटों के लिए जो उनको या उन फलों को या सब्जियों को सड़ने से बचाता है। ये बीटी फसलें कहलाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या दे रहा है, देखिए कि जीन अभियांत्रिकी क्या है। क्वेश्चन अच्छा है कि जीन पादप, मनुष्य, जानवर इत्यादि के सुरक्षा के लिए जो भी उपयोगी वस्तु बनाई जाती हैं वह जीन अभियांत्रिकी कहलाती है। इसमें कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। जो मानव के लिए जो मानव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं उन्हें लाभकारी अभियांत्रिकी कहते हैं, और जो उनके लिए हानिकारक होते हैं उनको हम हानिकारक कह सकते हैं। देखिएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिएगा। देखिएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये आपका डीएनए पुनर्योजित से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के अंतर्गत खंडित डीएनए या डीएनए के खंडों को एक श्रृंखला प्राप्त करने के लिए इसे एक विधि से निकाला जाता है। जैसे आप ये भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर 1 2 3 4 ऐसी लाइन होती हैं, ठीक है। इसमें डीएनए के खंडों को निकाला जाता है। क्या है? डीएनए के खंडों को निकाला जाता है, जिससे एक श्रृंखला प्रदान होती है। और डीएनए की श्रृंखला क्या होती है, अगर ए के साथ आपका टी जुड़ा है तो टी के साथ जुड़ेगा ए, ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी जुड़ा है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा जी। तो ये श्रृंखला आपस में चलती रहती है, जिससे वह आगे तक पहुँचता रहता है। तो देखिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब चैप्टर नंबर हमारा है 10, चैप्टर नंबर 10 है हमारा। देखिएगा ये क्या है, चैप्टर नंबर 10 क्या है, जैव प्रौद्योगिकी। अब देखिए जैव प्रौद्योगिकी मैंने आपको बीटी पहले बता दी। क्राइजीन क्या है, देखिए क्राई एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। ये क्राई एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो सभी हाइब्रिड फसलों में पाई जाती है, जो कि हानिकारक इंसेक्ट या हानिकारक क्या नाम है, जो कीट होते हैं उनसे फसलों को बचाने में सहायता प्रदान कराती है, उसको क्राइजीन कहते हैं, ठीक है। परजीवी जीवाणु किसे कहते हैं, ऐसे जीवाणु या ऐसे जीव जो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले एस्कैरिस या फीताकृमि, या हमारे शरीर में पाए जाने वाले जुएं। हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार को ही हरित क्रांति कहते हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जो जनक हैं, जनक, उनका नाम है MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति की सीधी सी परिभाषा है कि कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार को ही हरित क्रांति कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
तो देखिए IIDM, ठीक है, ये आपके मधुमेह से संबंध है इसका, ठीक है। ये वाले आपके डी हैं, जब आपके क्या RDNA जी का STGN, RDNA, IDDM, ठीक है, और NIDDM, ठीक है। ये आपका मधुमेह से रिलेटेड हैं, जो आपके इंसुलिन जो हार्मोन सॉरी जो मधुमेह रोग है उससे संबंधित हैं दोनों। आप ये दो प्रकार के मधुमेह रोग होते हैं, एक होता है IDDM और एक होता है NIDDM, ठीक है। अब ये स्कॉलन क्या होता है, SCTD क्या होता है, RDNA क्या होता है, जिनकी मैंने फुल फॉर्म की वीडियो बनाई है, जिसमें से आपको RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, इन फॉर्म्स को आप देख लीजिएगा, जो आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। अब देखिएगा इसमें आगे दिया है बायोगैस क्या है, पूछ रहा है बायोगैस क्या है, बायोपेरेसी क्या है, पेटेंट को उदाहरण सहित लिखिए। देखिए बायोपेरेसी क्या है, बायोपेरेसी एक अंतर्राष्ट्रीय चोरी है। क्या है, बायोपेरेसी एक अंतर्राष्ट्रीय चोरी है। तो इसको कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी भी अन्य राष्ट्र की किसी भी औषधि, पौधे, पेड़ पौधे या खोज को चुराकर अपने नाम लिखवा लेना या करवा लेना ही बायोपेरेसिस कहलाती है। अब पेटेंट क्या है, पेटेंट से आपका जो बायोपेरेसी होगी। अब पेटेंट क्या है, पेटेंट क्या है कि किसी भी देश के वैज्ञानिक द्वारा खोज की गई या किसी भी देश के वैज्ञानिक द्वारा खोज किए गए, या भौतिकी विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, औषधि हो, इनकी खोज करने के बाद इसे अपने नाम करा लेने की प्रक्रिया को ही पेटेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अमेरिका ने हमारे देश की बासमती चावल पेटेंट करा रखा है, इसीलिए बासमती जो चावल है बहुत ज़्यादा महंगा हमको मिलता है। और आपको एक और बात बता दूं, नोट कर लीजिएगा, मार्केट में हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, मार्केट में हमें जितनी भी चीज़ मिलती हैं वो सारी चीज़ें वो क्या होती हैं, उनमें बायो पेटेंट होता है, इसीलिए वो सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, महंगी मिलती हैं। और जिन चीज़ों पर बायो पेटेंट नहीं होता वो चीज़ें हमें अक्सर सस्ती मिलती हैं। तो देखिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा। मधुमेह रोग क्या है, देखिए कि इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग को ही मधुमेह रोग कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए अब क्या है कि मधुमेह रोग क्या है, तात्पर्य कितने प्रकार होता है, देखिएगा इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग को ही क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। दो प्रकार का होता है, IDDM, एक होता है NIDDM, ठीक है। ये दो प्रकार के आपके क्या नाम मधुमेह रोग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 है आपका, ये शायद लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर तो नहीं है, इसके आगे PDF मैंने बनाई नहीं है, अभी थोड़ा बनाऊंगा तो आगे मैं अपलोड करूंगा। तो देखिए चलते हैं, इसमें क्या करते हैं, कीस्टोन प्रजाति क्या है, टिप्टिल की। तो कीस्टोन प्रजाति क्या होती हैं, तो ऐसी प्रजातियां जो किसी दूसरी जाति को पनपने नहीं देती, ऐसी प्रजातियों को कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। मतलब क्या होता है कि इसमें एक जाति दूसरी जाति को बिल्कुल पनपने नहीं देती, उन्हें कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो देखिए आरजे, आरजे मतलब रेगिस्तान का माउस, चूहा, ठीक है। आरजे का मतलब क्या, राजस्थान या रेगिस्तान में पाए जाने वाला चूहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सब पे टिप्पणी आप देख लीजिएगा, जैसे सहभोजिता, सहजीवन, परजीविता, लवोड़विद, मरोदविद, इन सारी चीज़ों पर आप टिप्पणी देख के जाइएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके इस बार बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अब आगे क्या है, मरोदविद पौधों के विभिन्न आकार के अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। मरोदविद पौधे होते हैं वो शाखीय अनुकूलन कर सकते हैं, जड़ द्वारा अनुकूलन कर सकते हैं और पत्ती द्वारा अपना अनुकूलन कर सकते हैं। जैसे उन्हें उस स्थान पर जीने की राह दिखती है, वह अपने आप को उसी हिसाब से क्या करते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। अब अनुकूलन क्या है, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। देखिएगा, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीवों द्वारा उस मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहते हैं। इसकी सहायता इसके प्रक्रम मैंने आपको बताया था, या मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हमारा मौसम बदलता है वैसे वैसे ही अनुकूलन बदलता रहता है, या पृथ्वी पर या हमारे वातावरण या पर्यावरण निवास करने वाले जीव अपने अनुकूलन को बदलते रहते हैं।
ठीक है। अगर देखिए इसमें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन है ये वाले, अगर समुद्री मछली को लवणीय जल में रखा जाए तो क्या होगा, तो वो मर जाएगी, सीधी सी बात है। क्या है, वो मर जाएगी, सीधी सी बात है। अगर समुद्री मछली को अगर हम अलवणीय जल में छोड़ें, क्योंकि समुद्री जल लवणीय होता है, ये अलवणीय होता है, तो क्या होता है, एक होता है परासरणीय और विसरण। अगर ये दोनों क्रिया होती है, परासरणीय और विसरण क्रिया होती है, जिसमें से लवणीय वाले को समुद्र में छोड़ा तो मछली मर जाएगी, और समुद्र वाले को अलवणीय वाले में छोड़ा तो मछली मर जाएगी। ठीक है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पादपों की पत्तियों जो होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, क्यों। देखिए कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो इसका उत्तर है क्योंकि वहाँ पर वाष्पो उत्सर्जन की दर कम से कम हो सके, इसीलिए रेगिस्तान में पाई जाने वाले पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का विस्तार से समझाइएगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ये क्रिया जो है वो सभी हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है, और इस क्रिया का नियंत्रण करता है, वो करता है ग्रेना करता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो पूरी जो क्रिया है इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, पानी की मात्रा होती है प्लस इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है। बाकी होती है सनलाइट और क्लोरोफिल। फिर आपका बनता है C6H12O6 प्लस O2 और प्लस ATP। क्या बनती है, ATP, मतलब ऊर्जा मुक्त होती है, प्लस क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये देखिए ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण क्या है, रिएक्शन है, जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और प्रकाश संश्लेषण तो आपका कभी कभार पूछा जाता है। आप इन रिएक्शनों को बहुत अच्छे से आप देखिएगा, और जो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।